Hey there, welcome back to my channel again. This is the second video of chapter 1 of Contemporary World Politics, that is the Cold War era. And today we are going ahead with the topic that is challenges to bipolarity. So before going ahead, let's understand what this heading mean to us. Bipolarity means bipolar. Bipolar means two poles. What were the two poles? The two superpowers were the two poles, that was USA and USSR. Now challenges to that means the third pole is also coming here. When we were seeing up on page number, just a second, okay, so here in this map we have been seeing this third world also being presented here. This third world is NAM, that is the non-aligned movement, which we are going to study under this topic, that is challenges to bipolarity. Okay, let's go ahead with this. So we have already seen how Cold War tended to divide the world into the two rival alliances. It was in this context that non-aligned offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America as the third option not to join in their alliance. So अब जो कंट्रीज थी, जो डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, जो नई नई कंट्रीज आ रही थी, उनके पास एक तीसरा ऑप्शन आ गया था कि भाई अब आप यूएसएसआर के पास ना जाए, अब आप नैम के साथ आए, जहाँ पे आपका खुद का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगा, जहाँ पे आपकी कंट्री को इम्पोर्टेंस देना भी एक मोटिव होगा, मतलब आपका वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाएगा, आपकी एग्जिस्टेंस भी होगी। सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि यूएसए के अलायंस है आप, या यूएसएसआर के अलायंस है, नहीं, आपको एक खुद का पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिलेगा। नाउ ये जो नैम है, इसके 5 फाउंडर मेंबर्स थे। देयर वर द 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम over there. That was Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Sukarno, Kwame Nkrumah. These were the 5 from their respective countries. नाउ ये तो हो गया कि इन सब ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया एंड दे ऑल हैव बीन बिकम द लीडर्स और द 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम। अब जो हमारी एक मार्क्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट है दैट वाज बीन हेल्ड इन 1961 वेयर इन बेलग्रेड। अब ये जो फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट होगा, इसका कुछ एम तो होगा। सो here we go with the aim of 1961 summit. It has 3 aims. First, cooperation among the 5 countries. Second, growing Cold War tensions and its widening arenas. And third, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arenas. और 1916 तक there were 16 new African members in the UN. तो पहला है कि कॉपरेशन करना, मतलब कि ये 5 कंट्रीज थी पहले स्टार्टिंग में, तो इनके बीच में कॉपरेशन। फिर जो कोल्ड वॉर की टेंशन से नैम क्या करता था, वो कोल्ड वॉर की जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ता था। इट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस दीज कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। फिर थर्ड है कि ऐसे जैसे 5 फाउंडर मेंबर्स से फिर धीरे धीरे नई नई डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आने लगे यहाँ पे। और 1960 की बात करें तो 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स जो हैं वो थे यूएन। ठीक है, नाउ फिर दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ कि जो फर्स्ट टूर्नामेंट समिट है दैट वाज हेल्ड बाय 25 मेंबर स्टेट्स। अब यहाँ पे ये चेंजिंग है कि 18 समिट कब हुआ था, 2019 में कितने मेंबर्स थे उसमें 120, और कितनी ऑब्जर्वर कंट्रीज थी 17। सो ये भी एक 1 मार्क के लिए। सो हैव अ रीडिंग ऑफ इट, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ पार्ट नहीं है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो नैम है वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो उसको नाम को ऐसे ही बोलती थी कि ये आइसोलेटेड रहता है, ये न्यूट्रल रहता है, बट इन रियलिटी दिस वाज नॉट दैट। अब कैसे वो हम वर्ड बाय वर्ड समझें। देखो, आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रिमेनिंग अरूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर नैम की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था, वी वर नॉट अरूफ विद दी वर्ल्ड अफेयर्स,
We have been actively taken participation in the activities which are taking inside the world. We were not isolated, like we were on our boundaries and we were not being checking out the other countries or what's happening inside the world. That was not being there. Now the next is, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज isolationism sums up the foreign policy of US from the American wars of independence in 1787 up to the beginning of the First World War. तो यहाँ पे ये उनका ही क्रिटिसिज्म किया गया है कि ऐसे आइसोलेशन का पर्सपेक्टिव उन्होंने फॉलो किया था. लेकिन इंडिया की बात करें तो हमने बहुत ही एक एक्टिव रोल प्ले किया है, और जो कंट्रीज़ थी हमारे साथ उन्होंने भी in meditating between the two rival alliances in the cause of the peace and stability. Now the second point comes here, that is of neutrality. Now neutrality refers principally to a policy of satisfying out of wars. But अगर हमारी बात करें तो we were continuously practicing and we were like helping out to end the war. And that doesn't mean neutrality. We want that these Cold War confrontations should end up. Okay, so with this we come to the next topic, that is the new international economic order. तो जो ये non-allied countries हैं, they were merely meditators during the Cold War. तो यहाँ पे ये जो नई नई न्यू countries decolonize हो रही थी, the majority of them were the least developed countries. They were underdeveloped. They need like more economic support. They need development in their economy to lift the people out of poverty. So these all things they have been needed. एक जर्नल स्टेटमेंट जो है वो अगर आप जर्नली इसको रीड करते हैं तो भी वो एप्लीकेबल होती है, तो हम उसको समझते हैं. दैट इज़ विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री. नाउ व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब क्या, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं. अगर आपकी कंट्री के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो आप ट्रूली फ्री नहीं हो, क्योंकि अगर फ्यूचर जनरेशन की सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते तो आप दे क्या रहे हो? क्योंकि अगर फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है आपके पास तो वो जो फ्यूचर जनरेशन है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेगी, और इंपोर्ट किया तो कैसे फ्री हो गई? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई. सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज़ रिटन. अब एक क्वेश्चन और राइज हो जाता है कि LDCs को डेवलप क्यों होना था, कैसे करना था उनको डेवलप, कैसे करते हम उनको डेवलप? तो जो पोवर्टी है उसको रिड्यूस करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंजर्व करके. तो यहाँ पे जो एक आइडिया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, और the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD that brought a report in 1972 which entitled Towards a New Trade Policy for Development. अब यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लिए गए. किन कंट्रीज़ के लिए? LDCs के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ताकि हम उनको एक पर्टिकुलर एरा दे सकें सर्वाइव करने का, डेवलप होने का. So let's talk about the reforms in detail. पहला है to give LDCs control over their natural resources exploited by the developed western countries. तो जो LDCs थी वो डिकोलोनाइज थी, उन पे रूल किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू, वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू. तो वहाँ पे ये दिया गया कि उनको अपनी खुद की नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल मिलेगा, जो यूज़ किसके थ्रू की गई थी? वेस्टर्न कंट्रीज़ जो उन्हें एक्सप्लॉइट करती. एक्सप्लॉइट मतलब यूसेज विदाउट द परमिशन. ओके. Then second is obtain access to the western market so that the LDCs could sell their product and therefore make trade more beneficial for poorer countries. अब यहाँ पे वेस्टर्न मार्केट जो है वहाँ पे इनको परमिशन दे दी गई कि चलो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो. ठीक है. क्यों कर सकते हो? क्योंकि अगर कोई कंट्रीज़ बाहर जाके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते तो ऑब्वियसली उसका ट्रेड इंक्रीज़ होगा, और ट्रेड इंक्रीज़ होगा तो ये पुअरर कंट्रीज़ और डेवलप कर पाएंगी. ठीक है. देन थर्ड, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट कंट्रीज़. अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है जो वेस्ट से आती है उसकी कॉस्ट कम कर दी गई ताकि वो भी और अच्छे से डेवलप हो सके. उसकी अगर कॉस्ट कम कर दी गई तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो गरीब है उसको मिलेगा, पुअरर कंट्रीज़ है उनको मिलेगा. तो वो फिर उसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगी. ठीक है.
Then fourth, that is provide the LDCs with a great role in the international economic institutions. Obviously अगर आप internationally भी उनको इतना support कर रहे हो तो there will be a more or a better chances of development in that countries. अब ये तो हो गया कि क्या क्या रिफॉर्म्स लिए थे NIEO ने, दैट इज़ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने. अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे कि इसको नॉन अलाइन में कितनी इंपॉर्टेंस मिली, किस किस टाइम पीरियड पे या कितनी नहीं मिली. तो पहला टाइम पीरियड है हमारा ये, दैट इज़ फ्रॉम 1961. सेकेंड टाइम पीरियड है हमारा मिड 1970s एंड थर्ड टाइम पीरियड है हमारा 1980s. ये 3 टाइम पीरियड है जहाँ इन 3 टाइम पीरियड के रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक जो पॉइंट है, इशू है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई नॉन अलाइंड में. 1961 में आप याद करें तो हमारा पहला नॉन अलाइंड समिट हुआ था, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक इशू है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उसको एज अ इम्पॉर्टेंट इशू लिया ही नहीं गया. 1970s की बात करें तो NAM इट बिकम अ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप इटसेल्फ, वहाँ पे इसको थोड़ी इम्पॉर्टेंस दी गई. और 1980s की बात करें तो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसने इनिशिएटिव लिए लेकिन वो फेड हो गए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसका ऑपोजिशन मिलेगा. ऑब्वियसली इसको तो पढ़ने से पहले हम खुद ही बता दें, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें तो वो बेनिफिशियल LDCs के लिए था, लेकिन वहाँ पे नेगेटिविटी किसके लिए आ रही थी, नेगेटिव पॉइंट किसके लिए राइज हो रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए. तो कौन अपोज करेगा इसको? वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है. स्टिफ कॉम्पोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हु एक्टेड एज अ यूनाइटेड ग्रुप व्हाइल द नॉन अलाइड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फेज ऑफ अपोजिशन. तो 1980s में जो NIEO ने इनिशिएटिव लिए थे वो फेड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन कर रही थी डेवलप्ड कंट्रीज जिनको इससे इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उल्टा नेगेटिव पॉइंट मिल रहे थे. और LDCs जो थी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने, या जो नॉन लाइन कंट्रीज थी, इसको लेके चलते हैं, उन्होंने जो है एक स्टिफ ऑपोजिशन दिया, लेकिन वो खड़े रहे कि हाँ ये पॉइंट सही है एंड वी विल स्टैंड फॉर दिस, वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स. सो दिस वाज द सिचुएशन इन 1980s. नाउ लेट अस गो अहेड विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज India and the Cold War. Now the role of India in the Cold War was very crucial. India has played a very crucial role in your कोल्ड वॉर. इट ऑलवेज ट्राई टू मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्रीज. अभी हम इसके पढ़ेंगे रोल क्या है इंडिया का पॉइंट बाय पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ देम इज हेयर, दैट इज इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम टू ऑफ द अलायंसेज. मतलब कि वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाता था, वो दोनों अलायंस से दूरी मेंटेन करके रखता था. सेकेंड, इट रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द अलायंसेज. तो पहला तो इसने ये किया कि भाई ठीक है मैं दोनों से दूर रहूँगा. अब ऐसे ही होता है ना कि अगर दो लोग फाइट करें, दो राइवलरीज हैं, वो फाइट करें एक दूसरे के बीच में, तो जो समझदार इंसान है वो क्या करेगा? आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम योर टू. क्योंकि एक के पास जाएगा तो दूसरा उसको ऐसे देखेगा ओके, एंड अगर दूसरे के पास जाएगा तो पहले वाला उसे ऐसे देखेगा ओके यू आर विद देम, यू ऑल्सो आर माई राइवलरी फ्रॉम टुडे. तो दोनों कंट्री से जो है दूर रहता था. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि उसने अपनी आइडेंटिटी के लिए, और जो डीकोलोनाइज कंट्रीज है उनको भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिलाने के लिए अपनी वॉइस को रेज किया, और वहाँ पे NAM में उसने अपना क्रिटिकल रोल दिखाया. देन द थर्ड इज इट इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव. और यहाँ पे नेहरू जी जो है उन्होंने भी एक पॉइंट लिखा है, दैट इज Nehru reminded the world non-aligned was not a policy of fleeing away. So this was a point which may be asked that why he said this, और तो the reason क्योंकि यहाँ पे हम ही इतना critically अच्छे से सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके फॉलो अप करते हैं, और बाकी कंट्रीज जो हमारे साथ थी वो भी ऐसे ही करते हैं. ठीक है. दैन द फोर्थ पॉइंट, ये तो दिस doesn't come under the role of India, but yeah you could make up that Jawaharlal Nehru जी का role, who was the prime minister, उनका रोल भी as a important लिया जाता है. Then India tried to reduce the differences between the alliance and thereby prevent differences from eliciting full-scale war. Now India, it was constantly trying, ये हर बार ऐसे ट्राई करता रहता था कि हाँ भाई अब ये फुल स्केल वॉर ना हो, क्योंकि वहाँ पे हमें भी कुछ ना कुछ
डिसएडवांटेज तो था, क्योंकि वहाँ पे फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती तो कितना डिस्ट्रक्शन हमें फेस करना पड़ता, वी नेवर नो। ओके, तो इंडिया जो है उसने हमेशा इनकी जो लड़ाई हुई है इनको कम करने का किया है, फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल लाइक ऐसे रोल प्ले किया है कि यहाँ पे झगड़ा ना हो। That is, you could put this point into this, that is used to communicate and meditate between the cold wars। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो कोरियन वॉर हुई थी अर्ली 1950s में, वहाँ पे हमने क्या किया, कम्युनिकेट किया हमने और मेडिटेट किया वहाँ पे कोल्ड वॉर को, ठीक है। देन हेयर ऑल्सो द सेम पॉइंट इज इन्वॉल्व कि उसने उन कंट्रीज़ को मेंबर कंट्रीज़ में बनाया नॉन अलाइंड की, जो डीकोलोनाइज थी, ठीक है। अब दो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये है कि अगर वो नाम में था, इंडिया थर्ड वर्ल्ड के पास था, नाम के पास था, तो क्या क्या उसे बेनिफिट मिले वहाँ से, और बेनिफिट्स तो मिले, क्रिटिसिज्म भी उसने फेस किए। पहला हम बेनिफिट्स देखते हैं, व्हाट वर द situation when he, or what were the positive aspects when he joined NAM, what he got up from there. The first is that non-aligned allowed India to take international decisions. Now अब हम एक फ्रीली कंट्री हो गए थे, तो अब हम खुद के डिसीजन ले सकते थे, एंड stances that served into the interest rather than the interest of the supranational powers and alliance। हाँ, तो खुद का इंटरेस्ट देखेंगे हम, हमारा इंटरेस्ट, आर इंटरेस्ट, एंड जो सुपर पावर्स है उनका इंटरेस्ट नहीं देखना था, क्योंकि हम उनके साथ नहीं थे, हम एक डिफरेंट वर्ल्ड था हमारा, और वहाँ पे हमने ये पॉइंट चैलेंजेस टू वायबिलिटी की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि नैम जो है वो आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है, आपकी वेलफेयर, आपकी कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए एक स्फीयर देता है, डिस्कशन के लिए स्फीयर देता है, डेवलपमेंट के लिए स्फीयर देता है। लेकिन बाकी दो कंट्रीज़ में अपनी डेवलपमेंट देखेंगे पहले, वो तो ये था कि चलो साथ में आ गए तो झगड़ा हुआ तो हम फाइट बैक करेंगे, पूरी एज अ यूनिटी जो ट्रीटी बनाई गई थी। देन सेकेंड इज इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन ऑफ दी सुपर पावर अगेंस्ट दी अदर। हाँ, अब हम बैलेंसिंग का सिस्टम बड़े अच्छे से कर रहे थे। देखो, अगर मान लो यूएसएसआर है, यूएसए है, वो हमें ऐसे डरा रहा है कि भाई हम तुम्हें ऐसे ख़त्म कर देंगे, वैसे कर, तो हम यूएसएसआर के पास जाएंगे, भाई प्लीज़ हेल्प करना। तो अगर यूएसएसआर हमारे साथ आ गया तो हम अपोज कर सकते हैं यूएसए को, ऑब्वियसली अपोज कर सकते हैं यूएसए को। तो यहाँ पे हम ऐसे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या आ गया, पहला इंडिया को बोला गया अनप्रिंसिपल्ड। क्यों बोला गया इंडिया को अनप्रिंसिपल्ड? क्योंकि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते थे। ये तो ऑब्वियस रीज़न है, कोई भी कंट्री है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट ही देखेगी। वो भी कुछ ट्रीटी बना के सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे थे, वो भी अपना ही इंटरेस्ट देख रहे थे वहाँ पे। देन सेकेंड इज दैट हमने एक ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इसे ऐसे लेते हैं कि ये रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न था इसको करने का। वो ये था कि हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन की थी अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स तक। तो जो ये दूसरी कंट्रीज है ऐसे बोलती थी कि यू आर लाइक रिमेनिंग aloof फ्रॉम द टू कंट्रीज, यू आर नॉट बिटवीन देम। लेकिन फिर आपने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एक कंट्रीज यूएसएसआर के साथ साइन क्यों की? सो द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि इंडिया को India needed the diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that's why we have joined this। तो ये जो व्यू था फ्रेंडशिप का, हमारा व्यू था फ्रेंडशिप का, वो ये था क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे, बांग्लादेश क्राइसिस जब पाकिस्तान जो है, पहले पाकिस्तान था बांग्लादेश, तो वो सेपरेट हो रहा था, तब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन थी क्योंकि बांग्लादेश ने हमसे हेल्प मांगी थी, ठीक है। वो हम आगे जाके फर्दर चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। नाउ विद दिस वी आर एंडेड विद द कोल्ड वॉर इन 1991। तो यहाँ पे हमने ये पूरा देखा कि कोल्ड वॉर का क्या रोल था, कोल्ड वॉर क्या था, और नॉन अलाइंड का जो रोल है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे उसके जो वैल्यूज़ थी, इंजॉरिंग आइडियाज़ थे, वो ऐसे डीकोलाइज कंट्रीज़ के लिए ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ रहे थे, ताकि ये सारी जो डीकोलाइज कंट्रीज एक साथ आए, ये एक फोर्स बनाए और फाइट बैक करें उन कंट्रीज से। सो विद दिस वी आर एंड विद द चैप्टर। In the next video, I will be going ahead with the pictures and your NCERT questions and these boxes which are being provided in your book.
and NCRT solutions also will do. So till then, keep watching KDJ classes. Thank you.